नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। संभव इंजीनियर्स चैनल में आपका स्वागत है। इस लेक्चरर में हम मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा जो कि 2017 में हुई थी, उसके जनरल मैथमेटिक्स के टॉपिक के पूछे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ 20 वैल्यूज इज 76। अरिथमेटिक मीन दिया गया है 76 और कितनी संख्याओं का दिया है? 20 का। अब इसी हम अरिथमेटिक मीन को इफ ईच ऑफ द 20 वैल्यूज इज डिवाइडेड बाय 4 देन द न्यू मीन इज। पहले 20 वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन दिया गया है। 20 वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन जो है वो है 76 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। मान लो कुछ भी है तो इसको हमने 20 से डिवाइड किया है, ठीक है। अब आगे क्या किया है कि यदि हम इसी मीन को इसी हर जो वैल्यू दी, जितनी भी संख्याएं दी हुई थी उनको हम यदि 4 से डिवाइड कर दें तो मीन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? संख्या x/4 हो जाएगी। तो इस तरह से उनका टोटल भी क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा और मीन भी क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। मतलब मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 से डिवाइड करने पर 19। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि दी हुई संख्याओं में यदि हम सभी संख्याओं को यदि किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो उसका मीन भी उसी संख्या से डिवाइड हो जाता है। यदि हम किसी संख्या से मल्टीप्लाइड करें हर संख्या को तो उसका मीन भी उसी संख्या से उतने गुना बढ़ जाएगा। तो डिवीजन में क्या हो जाएगा? भाग दे देंगे, मल्टीप्लिकेशन में गुणा कर देंगे। इसी तरह से यदि हम सभी संख्याओं में से एक निश्चित संख्या को माइनस करेंगे तो मीन भी उस संख्या के बराबर माइनस हो जाएगा। यही केस प्लस के केस में है। तो जो साइन है उसी को हमको मीन को क्या करना है? उसी साइन का प्रयोग करके डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, प्लस या माइनस कर देना। यहाँ डिवीजन का है तो हमने 76 को 4 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन पाइप is 10 centimeter long has external diameter of 12 centimeter। एक आयरन पाइप दिया हुआ है और जो उसका बाहर का डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है। इनसाइड डायमीटर जो दिया हुआ है नहीं दिया। इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर T इज इक्वल टू है 2 सेंटीमीटर। पाइप की थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, बाहर का डायमीटर, बाहर का व्यास 12 सेंटीमीटर है और पाइप की जो लंबाई है वो दी हुई है आपकी 10 सेंटीमीटर। पाइप हो गया। देन द टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ पाइप। पाइप का टोटल सरफेस एरिया निकालना है पूरा कुल। तो टोटल सरफेस एरिया में हमारा एक कर्व सरफेस आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा प्लस एंड सरफेस एरिया, जो किनारे पे दोनों एंड है इनका सरफेस एरिया आ जाएगा। अब पाइप है तो इसके बाहर का भी निकालना है हमको एरिया और अंदर जिसकी थिकनेस के अंदर है इसका भी निकालना है। इसलिए टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा? आउटर सरफेस एरिया प्लस इनर सरफेस एरिया और प्लस अपना अंदर की सरफेस एरिया को और प्लस हम क्या करेंगे? दोनों एंड का एरिया जोड़ देंगे। बाहर की सरफेस एरिया ये किसका है? बेलन का या सिलेंडर का। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है आपका पाई डी एल, पाई डी एल। अब यहाँ पर बाहर का सरफेस एरिया है तो ये आउटर डायमीटर ले लेंगे। इसके बाद हमको इनर सरफेस एरिया लेना है। अब इनर सरफेस एरिया में हमारा डायमीटर अंदर का हो जाएगा, पाई डी आई और लंबाई सेम रहेगी।
और ये जो सर्कुलर सेक्शन है बाहर के, इनका एरिया निकालने के दो तरीके हैं। या तो बाहर वाले सर्किल में से हम क्या करें, अंदर वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दें। सर्किल का एरिया होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4 या पाई आर स्क्वायर। दूसरा तरीका है कि हम इसका एवरेज डायमीटर ले लें। ठीक है, तो बाहर का डायमीटर जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर ले लेते हैं एवरेज डायमीटर से लगा देते हैं, पाई इंटू डी एवरेज। डी एवरेज का आपका ये आ जाएगा आपका 2 इंटू डी एवरेज मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। थिकनेस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इस सेक्शन का एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं पाई। आउटर डायमीटर दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर है, लेंथ जो दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ इनर डायमीटर निकालने में ध्यान रखना है, 12 में से 2 को माइनस नहीं करना है। यहाँ पर भी थिकनेस 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर वाला जो पाइप का अंदर वाला हिस्सा है उसका डायमीटर हो जाएगा आउटर एरिया में से 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस माइनस करना पड़ेगा, आउटर डायमीटर में से 2 टाइम। यदि रेडियस दी होती तब फिर हम क्या करते, रेडियस में से सिर्फ थिकनेस को माइनस कर देते। अभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं डायमीटर से, तो इनसाइड डायमीटर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 12 माइनस 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर प्लस 2 एवरेज डायमीटर। बाहर का डायमीटर 12 अंदर का डायमीटर 8, तो एवरेज डायमीटर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, तो आपका 2 सेंटीमीटर थिकनेस से मल्टीप्लाई। आप चाहें तो इसमें से पाई आप कॉमन ले लीजिए और पाई के रूप में दिया हुआ है आंसर, और एल आपका यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है तो 10 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आ जाएगा 12 प्लस 8 प्लस 4, तो आंसर आ जाएगा अपना 245। इस केस में हमको जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, सॉलिड ज्योमेट्री का, इसमें हमको सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले सिलेंडर, कॉन, स्फीयर के कम से कम तैयार करने हैं। तो आंसर हो गया 244/5। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल। एक वृत्त के अंदर, एक ट्राइंगल के अंदर क्या है, वृत्त बना हुआ है, इंस्क्राइब। तो पहले हैविंग साइड, उनकी साइड दी हुई है। त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, साइड जो है, ए बी उसकी 4 सेंटीमीटर है, सी ए 6 सेंटीमीटर है, और आपका बी सी 4 सेंटीमीटर है। तीनों साइड दी हुई है त्रिभुज की, ए बी सी और सी ए। इसके बाद क्या है कि जब उसमें सर्किल बनाया है तो वो ट्राइंगल को टच कर रहा है, तो यहाँ पर ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ट्राइंगल हो गया अपना ए बी और सी। इसको, इसके अंदर सर्किल बना है तो तीनों साइड को क्या करेगा, वो टच करेगा। टच किया, कहां पर टच कर रहा है, ए बी पर टच कर रहा है अपना डी पर, क्योंकि लिखा है डी ई एफ रिस्पेक्टिव, मतलब ए बी को टच करेगा डी पर, बी सी को टच करेगा ई पर, और यहाँ पे आपको करेगा आपका एफ पर। इनकी वैल्यू दी हुई है, तो ए बी है वो 8 सेंटीमीटर है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें सर्किल के टेंजेंट की प्रॉपर्टी का हम उपयोग करेंगे। ये आपकी BC जो दी हुई है वो 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर AC दी हुई है अपनी 6 सेंटीमीटर।
निकालना क्या है हमको, फाइंड द लेंथ डीवी, ये लेंथ निकालनी है डीवी। सी, ये वाली लेंथ निकालनी है, और ए एफ, यहां से यहां तक की एफ निकालनी है। ठीक है, हम अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो बन रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो ये आपके सर्किल के क्या होगा, टेंजेंट। और टेंजेंट यदि किसी सर्किल का टेंजेंट है किसी बाहर के पॉइंट से, जैसे ये बाहर का पॉइंट है और यहाँ से हम ये टेंजेंट खींचे जो इसको, तो ये सेंटर पे 90 का एंगल बनाता है, उसी को बोलते हैं टेंजेंट, क्योंकि जस्ट टच करते हुए जाएगा ये पॉइंट। यहाँ पर भी यदि ये टच करते हुए कहीं से जाएगा तो ये दोनों टेंजेंट हो गए। लेकिन बाहर के पॉइंट से यदि किसी सर्किल के टेंजेंट खींचे जाए तो उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर। तो यहाँ पर ए बी और ए सी इस सर्किल के क्या होगा, टेंजेंट टच कर रहे हैं, तो ये लंबाई जो है इसकी ए डी और आपकी ए एफ बराबर हो जाएगी। इसी तरह से डी और ई पॉइंट भी टेंजेंट है, तो ये जो इनके दोनों टेंजेंट क्या हो जाएंगे, इनके बराबर हो जाएंगे। यहाँ सी से देखें तो सी बाहर का पॉइंट है और ई और एफ पर टच कर रहा है, तो ये आपको ये जो दो पॉइंट है सी एफ और सी क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। इस प्रॉपर्टीज का यूज करके हमको लेंथ निकालना है। अब यहाँ पर हमने मान लिया है कि ए डी जो है वो x है, तो डी बी टोटल ए बी कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, ए डी एक्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स। अब बी डी और बी दोनों बराबर हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स, राइट। यहाँ पर ए एक्स है, तो यहाँ पर ए डी और ए एफ बराबर होंगी, इसलिए ये भी एक्स हो जाएगी। यहाँ पर देखें तो ये आपकी क्या है, आपका ये इसका टेंजेंट है, तो ये यदि अपनी निकल आई है ये एक्स, तो ये कितनी हो जाएगी 6 माइनस एक्स हो जाएगी। सी एफ और सी बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगी 6 माइनस। इस तरह से हमारे एक्स के रूप में क्या है, इक्वेशन बन गए। अब यदि हम लाइन बी सी को देखें तो यहाँ दोनों निकल गए हैं आपके, और आपका बी सी जो है वो हमारा बी और सी के बराबर है। बी हमारा 8 माइनस एक्स है और सी हमारा 6 माइनस एक्स। यहाँ पर बी सी दिया हुआ है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ ये 4 सेंटीमीटर हो गया, राइट। यहाँ आ गया आपका 8 और 6 14, और 14 ये आए हैं प्लस के, इस तरफ जाएंगे या इस 2x को कर दिए माइनस 2x से इस तरफ लाए तो 2x हो गए, और ये 14 14 और 14 में से 4 माइनस होंगे तो ये 10 आ जाए। x हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया, 2x बराबर 10 सेंटीमीटर तो x बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से हमारा क्या है ये निकल आया। अब हमारी सभी वैल्यू ही निकल आएंगी। हमको निकालना क्या था dv, तो dv ये x 5 सेंटीमीटर है, तो 8 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर। तो पहले आ जाएगा अपना dv बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमको, CE, CE जो है वो हमारा 6 माइनस एक्स है, तो CE को हम 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा आ रहा है पहला ऑप्शन। इसी तरह से हमको निकालना है AF, और AF जो है हमारा x के बराबर है, इसका मतलब है कि वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 0.1 बार या रिपीटिंग ब्लॉक, ये इसका मतलब क्या होता है, 0.1 बार का मतलब है कि ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग आपकी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है जिसमें ये सब क्या है, ये 1 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, ये कभी खत्म नहीं होगा। और यहाँ पर दिया है कि ये रिपीटिंग जो है ये आपका हमारा किसके बराबर है, 1/9 के बराबर है। अब वो कहते हैं
कि हम इसको 0.99, इसमें 9 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम P/Q इसके रूप में बताना है, मतलब रेशनल नंबर के, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन के रूप में, या अंश और हर के रूप में लिखना है। ऊपर वाला अंश हो गया और नीचे वाला हर, तो ये भिन्न के रूप में हमको लिखना है। तो हम देखेंगे, दिया है हमको 0.111, अब हमको 0.9999 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ क्या कर देंगे, 9 का मल्टीप्लाइड कर देंगे। 9 से मल्टीप्लाइड करेंगे जैसे ही, तो ये क्या हो जाएगा, इधर 9 से मल्टीप्लाइड किया और इधर भी 9 से किया, तो ये सब वैल्यूज आ जाएंगी हमारी 0.999, और यहाँ पर ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ये फ्रैक्शन के रूप में P/Q के रूप में क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो आंसर बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन वन पेज ऑफ ए टेलीफोन डायरेक्टरी, एक टेलीफोन निर्देशिका के पृष्ठ पर 100 टेलीफोन नंबर थे। पहले आजकल जो है जिस तरह से मोबाइल में बना लेते हैं, उसी तरह से पहले क्या है, टेलीफोन डायरेक्टरी चलती थी, इसको येलो पेज कहते थे, और उसमें क्या है, पूरे सिटी के नंबर रहते थे। तो ये अपना टेलीफोन निर्देशिका के एक पृष्ठ पर 100 टेलीफोन नंबर थे। उनके इकाई स्थान अंक की आवृत्ति को नीचे दिया गया है। मतलब कोई भी नंबर है तो उसके जो इकाई, पहला वाला जो नंबर जहाँ से, यहाँ पर बोलेंगे कि जहाँ से स्टार्ट होता है, यूनिट प्लेस, मतलब अपना जैसे नंबर हुआ 7575389, तो ये जो यूनिट प्लेस है, इसके नंबर को चेक किया 100 नंबरों को, और वहां पर हमने देखा कि 0 जो है वो 10 बार है यूनिट प्लेस पर, इसी तरह 1 जो है वो 8 बार है। अब निकालना क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर यूनिट प्लेस दी हुई है, इफ ए नंबर इज चूजन एट रैंडम। अब हमने इसमें से किसी 100 नंबर में से एक नंबर को क्या है, उठाया, तो उनके इकाई स्थान अंक की आवृत्ति को हमको निकालना क्या है, तो उसके इकाई स्थान पर एक गैर शून्य 2 के गुणक अंक के होने की प्रायिकता क्या है। मतलब ये क्वेश्चन हो गया प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का अपने को तैयार करना है, उसमें एक ही फॉर्मूला मोस्ट कॉमनली यूज होता है कि हम सबसे पहले किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, कि जो दिया है कैसा हमको, जब हम उसमें से एक चीज को चुन रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, तो यहाँ हमको चाहिए है कि जब हम 100 नंबर में से कि यूनिट प्लेस पर मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, और 10। लेकिन 10 को नहीं लिखना है, क्योंकि नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 10 या 0 को नहीं लेना है। ठीक है, सिर्फ क्या ले सकते हैं, 2, 4, 6, 8। तो P बराबर होता है, अपना फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट या फेवरेबल इवेंट, ऐसे इवेंट जिनको हम चाहते हैं इवेंट, और टोटल इवेंट कितनी बनेगी, डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल टोटल इवेंट। अब यहाँ हमारी फेवर करने वाली क्या है, 2, तो 2 कितनी बार आ रहा है उसमें, आपका 12 बार। ठीक है, इसके बाद 4, तो ये आया है अपना 9 बार आया है। इसके बाद 6, तो ये आया है हमारा 8 बार, और इसके बाद है 8। ये हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल, जो हम चाहते हैं कि सभी इनका यूनिट प्लेस क्या हो, सब 2 का मल्टीपल हो लेकिन 0 ना हो। और टोटल जब हम उनके 100 नंबर लेंगे तो कितनी बार एक नंबर चूज कर सकते हैं, 100 तरीके से चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे टोटल करा। टोटल आया अपना 37, और 37 को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे
तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता हो जाएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है और इसमें हमको ये देखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको हमको पहले नंबर ऑफ फेवरेबल जो हम इच्छा है उन इवेंट को निकालते हैं, उसके बाद कितने पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, वही वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये एंगल पी ट्राइंगल जो दिया है उसमें एंगल पी और एंगल क्यू दिए हुए हैं, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल है, ये आपका पी क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू आर ट्राइंगल है और इसमें एंगल पी और एंगल क्यू का जो अंतर है वो 14 डिग्री है और एंगल क्यू और एंगल आर का जो अंतर है वो 29 डिग्री है। अब हमको निकालना है एंगल क्यू, ये एंगल क्यू निकालना है, ठीक है। तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पहले तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ज्योमेट्री में हमको क्या रखना है कि जो जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर आकृतियां होती हैं उनके अंदर के इंटरनल एंगल, इनके एंगल का टोटल कितना होता है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल होता है P प्लस Q प्लस R, तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब हमको निकालना है Q। यदि हमको P और R पता चल जाए, एंगल P प्लस एंगल R पता चल जाए तो इसमें रख देंगे और एंगल Q आ जाएगा। एक इक्वेशन दी हुई है कि एंगल P में से यदि हम एंगल Q को घटाते हैं तो 14 डिग्री आ जाता है और एंगल Q में से एंगल R को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 29 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको प्लस चाहिए है R में, तो इसको हम क्या करेंगे, आपको सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसको घटा देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा देते हैं तो यहाँ ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस Q और ये क्या है माइनस के 2Q हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, हमारी इक्वेशन बनेगी एंगल P माइनस एंगल R माइनस के 2Q हो जाएंगे। 2 एंगल Q इज इक्वल टू 29 माइनस का है, 14 प्लस का है तो ये माइनस का 15 डिग्री हो गया, राइट। इनका माइनस हटा देते हैं तो ये आ जाएगा एंगल P प्लस एंगल R बराबर आ जाएगा आपका 2Q, एंगल 2Q 2 एंगल Q इस तरफ आया और ये आपका हो गया है प्लस का R, यहाँ हो गया है प्लस का R। तो एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू इस तरफ आया तो प्लस का 2Q माइनस 15 डिग्री, पहले वाले इक्वेशन में यहाँ पर रख देते हैं। P प्लस Q की जगह कितना रखना है, 2 एंगल Q माइनस 15 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया P प्लस R की जगह और Q पहले से ही था, एंगल Q बराबर 180 डिग्री। इसको भी सॉल्व किया, 3 एंगल हो गए Q के, तो 3 एंगल Q इज इक्वल टू हो जाएगा 15 इस तरफ आया 195 आया, इसको हमने एंगल Q को निकाला तो ये 195 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 65, तो 65 डिग्री का हमारा। तो ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है और इसमें हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी तैयार करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 numbers A, B, C in order are in AP। हमको अर्थमेटिक सीरीज कैसे बनती है, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। समानांतर आरोहण में क्या रहता है कि यदि कोई पहला नंबर है उसके बाद उसमें एक नंबर जोड़ें या घटाएं, वही नंबर क्या होना उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस D। ये सेम नंबर रहना चाहिए तो हमारी AP बन जाती है, A प्लस 2D और A प्लस 3D। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे, ये है हमारा श्रेणी का प्रारंभिक नंबर। और D क्या है, कॉमन डिफरेंस, मतलब हम दोनों में से इसको घटाएं या इसमें से इसको घटाएं तो दोनों अंतर क्या रहता है, D के बराबर है। अब ऐसे केस में यहाँ पे दिया है
कि ए, बी और सी आपके क्या हैंगे, एपी में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो बीच वाला होता है ये इन पहले और तीसरे के टोटल का को 2 से डिवाइड करें, मतलब ये एवरेज होता है, एवरेज। तो बी यहाँ पर क्या होता है, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। कोई भी एपी देखेंगे तो उसमें बीच वाला पद पहले और तीसरे पद के जोड़ को यदि या पहले और तीसरे पद के एवरेज के बराबर होता है। तो यहाँ बी जो होगा हमारा, अब यहाँ 2b की वैल्यू निकाल ली है तो 2b इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सी। ए यहाँ पर दिया है 24 और सी दिया है 50, इनको टोटल कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 74। यहाँ पर हमें एपी बनाना और एपी के 4-5 फॉर्मूले हैं उनको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF का आया हुआ है, ठीक है, इफ जिसको बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक। X is the HCF of 117 and 145। तो 117 और 45 का जो HCF दिया है वो X है, और फिर हमें X की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। X बराबर 117 बाई प्लस 45 माइनस वाई, तब हमको y की वैल्यू निकालनी, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर HCF निकालते हैं। तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम 117 और 45 दोनों के फैक्टर लिखेंगे। 100 फैक्टर का मतलब क्या होता है कि उस फैक्टर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा भाग चला। एक तो हमेशा ही फैक्टर होता है, एक के बाद हम चेक करेंगे तो 2 हो नहीं सकता, इसके बाद 3 होगा इसका, क्योंकि 7 है 1 8 है 9, 9 में 3 का भाग चला जाता है तो 3 फैक्टर हुआ। इसके बाद आपका 9 होगा इसका फैक्टर। अब 9 का भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 13 बार, तो ये हुआ अपना 13 फैक्टर। 3 का भाग देंगे 117 में तो ये 39, तो 39 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा, और 117 भी, तो ये अपने को फैक्टर निकालने आना चाहिए। 117 के फैक्टर हो गए। इसी तरह से 45 के फैक्टर क्या हो जाएंगे अपने, 1 3 5 9 पना 45, और 9 के बाद आपका आ जाएगा 15, 15 की 45 और 45 ही हो जाएगा। अब हाईएस्ट कॉमन, कॉमन जो दोनों में शामिल है, 3 भी शामिल है और यहाँ पे 9, तो सबसे बड़ा जो दोनों में शामिल है वो हो गया अपना 9। अब यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, y की वैल्यू निकालने के लिए हमारा 117 बाई प्लस 45 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5। हमारा x कितना आ गया है, HCF 9, 9 बराबर 117 बाई प्लस 45 गुणे माइनस 5, तो ये आ जाएगा अपना 225 माइनस का 225, यहाँ पर आएगा ये आपका आएगा 225 और 9 234 हो जाएगा, इस तरफ जाएगा, और हम 117 से डिवाइड करके 234 डिवाइडेड बाई 117, तो ये बाई 17 दूनी 34 और ये 2 से कट जाएगा, तो बाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो HCF LCM निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन PQRS से ट्रेपेजियम, ठीक है, PQRS एक समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज में 2 जो होती हैं साइड वो रहती हैं पैरेलल, कोई सी भी 2 साइड क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे समलम चतुर्भुज दिया हुआ है कि PQ और RS क्या है, पैरेलल है, और PQ RS की 3 टाइम्स है। तो यहाँ से लिखा है यदि, तो ये हो गया PQ और ये हो गया अपना R और ये हो गया S, तो ये बन गया समलम चतुर्भुज। यहाँ पे देखेंगे आपको तो PQ और RS क्या है, समानांतर है, जो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इसके बाद इनका विकर्ण दिया है PR,
और क्यू एस ओ पर मिलते हैं। ये एक हो गया, दूसरा विकर्ण हो गया क्यू एस। ये कहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ओ पर। अब हमको निकालना है ट्राइंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू इस ट्राइंगल का और ट्राइंगल आर ओ एस के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इसका किस तरह से निकालेंगे हम? इनको हम प्ररूप करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो है, ये दोनों कैसे हैं? समरूप हैं या सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एस आर और पी क्यू क्या है? पैरेलल है। ये जो है, इसलिए और ये लाइन इनको काटती है पी क्यू, तो ये आपके क्या बन जाएंगे? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? आपके बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर इस तरफ का एंगल और इसके सामने का एंगल, इसको बोलते हैं सम्मुख कोण। तो दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये भी बराबर हो गया। इसी तरह से अब कौन सा इसको प्रूव करते हैं कि ये और ये भी बराबर हो जाए, ये भी हमारे क्या है? एकांतर कोण है। अब यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल ये है एस क्यू। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल के एंगल क्या है? बराबर है, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? समरूप। फिर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि दो समरूप त्रिभुज हों तो उनके क्षेत्रफलों का जो एरिया होता है उनके साइड भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर यही चीज का प्रयोग करना है कि यदि समरूप त्रिभुज है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो उनकी साइड के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमको निकालना है पी ओ क्यू बड़ा वाला, तो ट्राइंगल पी ओ क्यू का एरिया डिवाइडेड बाई ट्राइंगल आर ओ एस का एरिया, ये जो रहेगा निकालना है तो इनके साइड के बराबर। साइड क्या लेंगे हम? यहाँ पे दी हुई है कि पी क्यू और आर एस का रिलेशन, तो पी क्यू लेंगे और पी क्यू जो है वो 3RS के बराबर है और यहाँ पर आर एस के बराबर है इनके स्क्वायर के बराबर। तो रेशियो क्या आ गया? 3/1 का होल स्क्वायर, मतलब 9:1। तो दोनों ट्राइंगल का रेशियो रहेगा 9:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, the mean of 35 observation is 38. If one observation is included, the mean still remain 38. ठीक है, हमने पहले 35 ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला, वो आ गया है 38। ठीक है, यहाँ पर 35 संख्याएं थी, जो भी है x1 y1 या x1 x2 x3, इस तरह से उनको डिवाइड करके निकाला। और ये कितनी थी अपनी? पहली थी 35, ऐसे 35 थी x5 का, और इनको हमने किससे डिवाइड किया? 35 से डिवाइड किया। अब वो कहते हैं कि एक संख्या और आ गई है। ठीक है, 1 एक और बनाएंगे तो ये आपकी 36 हो जाएगी, यहाँ हम 36 से करेंगे। और मीन बदलता नहीं है, पहले भी 38 था और नीचे, तो ये तभी पॉसिबल है जो संख्या हमारे मीन के बराबर हो। नई संख्या यदि हमारी दूसरी होगी, मीन से डिफरेंस होगा, तो मीन हमारा कम हो जाएगा या ज्यादा। यहाँ पे मीन क्या है? बदल नहीं रहा है, इसलिए जो नई जो संख्या हम उसमें सम्मिलित कर रहे हैं वह भी मीन के बराबर अर्थात 38 के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैकेट ऑफ शुगर ईच मार्क्ड बाई 5 kg एक्चुअली कंटेंट। चीनी के 10 पैकेटों जिनमें से प्रत्येक पर 5 किलोग्राम चिन्हित है, मैं वस्तुतः निम्नलिखित वजन, मतलब जो 10 पैकेट थे उनमें से अलग अलग जब उनको वेट किया गया तो अलग अलग वजन मिलता है, 1 2 3 4 इस तरह के 5 किलो के आसपास के वजन निकलते हैं।
अब इनको हम इनमें से 10 पैकेट में से इफ ए पैकेट इज चूजन एट रैंडम, इन 10 पैकेट में से एक पैकेट को उठाते हैं मनचाहा, रैंडम मतलब मन से उठा रहे हैं, जो भी हमारी इच्छा है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन पैकेट कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ शुगर। तब हमको ये पता करना है, तो ये भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है कि इनमें से कोई भी पैकेट उठाया है तो उसका वजन जो हो, उसकी क्या संभावना है कि उसका वजन 5 किलो से ज्यादा हो। तो पी का फॉर्मूला अभी देखा था कि फेवरेबल ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। यहाँ पर फेवरेबल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगी हमारी, 5 किलोग्राम से अधिक वजन। तो 5 किलोग्राम से इसका वजन ज्यादा है, इसका भी ज्यादा हो गई, 2 हो गई, इसका भी वजन है 3, इसका भी वजन 5 से ज्यादा है 4, और ये 5 को नहीं लेना है क्योंकि ज्यादा पूछा हो गया है, मोर देन, और इसको लिया। तो ऐसे 5 यदि पैकेट, इनमें से कोई 5 पैकेट आ गए तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 kg से ज्यादा वाला, तो ये आ जाएगा 5। फेवरेबल ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे हमारे 5, और हमारे पास चॉइस कितनी है, 10 पैकेट है, इसका मतलब है हमारे पास 10 क्या है, चॉइस है। तो 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर इज 25 सेंटीमीटर and its if the length of the arc is more than its radius, 4 more than its radius, then the area, ये हमारा क्या है, ज्योमेट्री का फॉर्मूला वाला आपका सवाल है। ज्योमेट्री में एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, तो ये सब फॉर्मूले हमको तैयार कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर दिया हुआ एक सर्किल, और सर्किल का जो एक खंड होता है उसको बोलते हैं हम त्रिज्यखंड। ये हो गया इसकी जो परिमाप, परिमाप मतलब त्रिज्यखंड ये हो गया आपका। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फिर इसके बाद यदि ये चाप जो है, या आपका ये जो चाप है, आर्क है, इसकी लंबाई है एल। तो ये, तो इसका परिमाप जो हो जाएगा, आपका सेक्टर का परिमाप किसके बराबर हो जाएगा, इसमें दोनों यहाँ से चले, परिमाप माने जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, तो r प्लस, तो इसका परिमाप होता है l प्लस 2r, और ये वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर। साथ में ये दिया है कि लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क जो l है वो आपका रेडियस से, त्रिज्या से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, l की जगह क्या रख देंगे, r प्लस 4, देन क्या आ जाएगा अपना, l बराबर आ जाएगा r प्लस ए, तो l की जगह रखा r प्लस 4 प्लस 2r बराबर 25 सेंटीमीटर। ये 3r आ जाएगा, 3r बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो जाएगा 21/3 बराबर 7। इस तरह से हमारे आर्क की रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 7 प्लस 4 बराबर 11 सेंटीमीटर। अब हमको सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है, त्रिज्यखंड का एरिया ये होता है अपना L डिवाइडेड बाई 2R। L की वैल्यू हो जाएगी 11, और 2 गुणे आपका LR डिवाइडेड बाई 2 होता है। सेक्टर कितना होता है अपना, LR डिवाइडेड बाई 2, L बराबर 11, R की 7 डिवाइडेड बाई 2, 11 गुणे 7 77/2, मतलब हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को एरिया याद करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर होता है LR डिवाइडेड बाई 2। यदि हम त्रिज्यखंड को उसकी रेडियस से या त्रिज्या से मल्टीप्लाइड कर दें और उनका आधा कर दें तो त्रिज्यखंड का एरिया मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल,
ये आपके शून्य किस पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस -2 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस में, जिसकी घात 2 होती है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कहलाता। हेलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये हो गया। अब हमारा यदि इस इक्वेशन के रूट, जीरो को बोलते हैं रूट, तो इनका समीशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, दोनों रूट अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए बराबर -1 अपॉन 1 बराबर ये आ जाएगा आपका -1। इन दोनों के शून्यों का गुणनफल जो होता है वो सी बराबर सी अपॉन ए के बराबर, यहाँ सी कितना है -2 अपॉन 1, तो ये वैल्यू आ जाती है अपनी -2। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस अल्फा बीटा, राइट। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा। हमको इस फॉर्म में आ जाना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमारे मिल जाए, राइट। अल्फा बीटा आया तो ये बीटा हो जाएगा, यहाँ पर ये अल्फा हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, यहाँ डिवाइडेड बाय ये आ गया 1, ये आया आपका अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा आ गया अपना, अलग ही रख लेते हैं इसको। बीटा प्लस अल्फा कितना आया, ये आया था -1। अल्फा बीटा कितना आ गया अपना -2। इसमें हम किसको जोड़ देंगे, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो ये आ गया 1/2 -2 इज इक्वल टू -3/2, तो ये आंसर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अलजेब्रा का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये फॉर्म हमको हमेशा याद करना है। इसके बाद उनके रूट को ही क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। और ये जो कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी, तो हमेशा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बी और ए का रेशियो जो होता है -b अपॉन ए रेशियो उन रूट के टोटल के बराबर होता है। और यदि हम c को ए से डिवाइड करें तो रूट या शून्य के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, तब हमारा ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पर ये 2 वेरिएबल का लीनियर, क्योंकि x की पावर यहाँ 1 है और आपके 2 यहाँ पर वेरिएबल है, एक x और y, तो इनका हमको क्या करना है, भिन्न के साथ ऐसे समीकरण निकाय को बनाता है जिसके कई सारे हल हैं। तो इसके साथ हमें एक इक्वेशन को और पता करना है जिनका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। जो हम बीजगणित या अलजेब्रा में देखेंगे तो ऐसी 3 कंडीशन बनती हैं लीनियर इक्वेशन में, जिसमें हम ये निकालते हैं कि बहुत सारे हल होंगे या उन इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होगा, या क्या हो सकता है एक हल। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि बहुत सारे, तो पहले हम लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ पे पहला जो लीनियर इक्वेशन दिया है x -2y और यहाँ -3 आ जाएगा इस तरफ आके, इस फॉर्म में लाना है -3 बराबर 0। अब इसके साथ का ऐसा जोड़ा बनाना है, माने पहला हो गया a1x प्लस b1 बाई, यहाँ पर b1 by है तो b1y और प्लस c बराबर 0। दूसरा हो जाएगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे
यदि उनका बहुत सारा सॉल्यूशन, तो इनका रेशियो A1 और A2 का रेशियो यदि B1/B2 के रेशियो बराबर C1/C2 के रेशियो का हो, तो ये जो दोनों इक्वेशन होंगे इनके अनंत सॉल्यूशन मिलेंगे, कई सारे हल बनेंगे। तो यहाँ पर हम चारों में हमको ये टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि इस वाले में हम करके देख लेते हैं। तो इसका पहला क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 को हमने किससे डिवाइड किया, 4 से। 1 को डिवाइड किया है 4 से, तो ये आया आपका 4 आ गया 1/4। अब यहाँ B1/B2, यहाँ का B1 कितना है -2 पहले वाले का, यहाँ का है -8, और यहाँ पर C1 कितना है -3, और यहाँ का C1 है -12। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तीनों रेशियो क्या आ गए बराबर, ये भी 1/4 हो गया, ये भी 1/4। तो ये तीनों मतलब यदि हम लाइन के रूप में देखते हैं तो ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, दोनों ही लाइन क्या है सेम है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं कि इनके इंडेफिनिट सॉल्यूशन मिलते हैं। यहाँ 3 को और करके देख सकते हैं, तो वहाँ पे हमको अलग अलग कंडीशन मिलेंगी जिसको आगे की प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum number of digit in a repeating block in the decimal expression of 8/7 दिया हुआ है। तो इनमें हमको 8/7 का मतलब होता है 7 8 56 और 2 58/7। यदि हम 58 में 7 का भाग देंगे तो ये हमारा क्या है, कुछ नंबर बाद क्या है जो हमारा भागफल आएगा उसमें क्वोशिएंट आएगा, उसमें क्या आएगा, ये नंबर रिपीट होने लगेंगे। तो वो संख्या बताना है तो 7 को डिवाइड कर दीजिए 58 से, करके देखेंगे तो 7 8 आपका आ जाएगा 56। ठीक है, 2 बचा, 2 के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 20 हो गया, तो 7 दूनी 14 आ गया, तो ये आ गया 6। इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा 7 एकम 7 8 56, फिर आया कितना, 2 बचा 20, तो 7 दूनी 14 लिखना था यहाँ। ये आ जाएगा, हम ऐसे ही भाग देते जाएंगे और आ जाएगा हमारा 8.285714 मतलब 6 डिजिट के बाद हमारा ये रिपीटिंग ब्लॉक बन जाएगा। इसलिए आंसर हो जाएगा, ये रिपीट करने लगेगा, तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4/6, संपूरक कोण का अनुपात दिया है। आसान क्वेश्चन है, बस हमको ये जानना है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो यदि हम एक रेखा पे एक एंगल एक खींचते हैं, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल रहता है, और इसी को ये एंगल इसका सप्लीमेंट्री एंगल है, ये एंगल इसका सप्लीमेंट्री एंगल है, और दोनों एंगल का टोटल क्या है, यदि 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें बड़ा वाला एंगल ये है, इनका रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो रेशियो क्या दिया है आपका कि एक अपन मान लेते हैं, एक एंगल 4x है, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 6 है। इन दोनों का रेशियो 4/6 हो गया, लेकिन इनका टोटल कितना होना चाहिए था, ये अपना हो गया 4x, ये हो गया 6 है, और दोनों मिलके 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल होता है 180 डिग्री, कम्प्लीमेंट्री एंगल का टोटल होता है 90 डिग्री, ये हमको याद रखना है। तो 10x बराबर आ गया 180, इसका मतलब है कि x आ गया है 18 डिग्री। अब हमको बड़ा कोण पता करना है, लेकिन बड़ा कोण तो हमारा 6x है, तो हम इस x को क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, तो 18 गुणे 6 बराबर आ जाएगा आपका 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इज 110। ठीक है, विद्यार्थी
के द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण इस तरह से है कि उसको 110, 130, 150 और 117 है। प्रथम वर्ग के अंतराल की निम्नतम सीमा है। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है कि पहला जो है वर्ग है ये वाला, इसकी लोअर लिमिट निकालनी है। निम्नतम सीमा तो एक होती है अपनी निम्नतम सीमा, एक होती है उच्चतम, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। यहाँ पे लोअर लिमिट निकालनी है, तो पहले हम निकालेंगे इसका क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल तो यहाँ पर देखेंगे कि सभी में 20-20 का अंतर रहेगा ये, तो इसका क्लास इंटरवल क्या हो गया, 130 में से 110 को घटाएंगे तो ये हो गया अपना 20, 150 में से 130 को घटाया तो क्लास इंटरवल आ गया। और क्लास इंटरवल का यदि हम हाफ कर देते हैं तो वो कहलाता है क्लास मार्क। क्लास मार्क, ठीक है, क्लास मार्क कितना हो जाएगा आपका 20/2 बराबर। ठीक है, इस क्लास मार्क को यदि हम प्रथम वर्ग का पूछा है तो प्रथम वर्ग से माइनस कर दें, 110 में से 110 को माइनस कर दें तो हमारी लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल आ जाएगी। यदि हम इसी क्लास मार्क को 110 में प्लस कर देंगे तो 120 आ जाएगा, वो हमारी अपर लिमिट हो जाएगी। तो लोअर लिमिट के लिए हमको माइनस करना है, ठीक है, और किसको माइनस करना है, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू, मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू को अपन माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर सिलेंडर आर इन रेशियो ऑफ 3:1, है ना। जो रेडियस है, दो तरह के सिलेंडर है। एक सिलेंडर जो है उसकी रेडियस और जो दूसरा वाला सिलेंडर है उसकी रेडियस का अनुपात जो है वो 3/5। ये छोटा हो गया तो इसको मान लेते हैं इसकी रेडियस 3r1 हो जाएगी, और इसकी जो रेडियस है वो 5r1। उसी रेशियो में हमको मान लेना है 5r1। यदि उनके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यदि हाइट, इनकी हाइट मान लेते हैं, इसकी हाइट h1 भी है और इसकी हाइट क्या है h2, तो इसका लेटेरियल सरफेस एरिया मतलब ये कर्व्ड सरफेस जो साइड का एरिया है, इनका अनुपात दिया है 7/2। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πRH। तो यहाँ हो जाएगा R1 और H1। ठीक है, R कितना लिया है 3r1H1, और इनका रेशियो दिया है। बड़े वाले सिलेंडर का हो जाएगा 2π, लेकिन इसकी रेडियस है 5r1 और इसकी हाइट है h2। ये रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया है हमको 7/10 के बराबर। यहाँ ये सब कैंसिल हो जाएंगे, 2π 2π, r1 और r1 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3h1/5h2 इज इक्वल टू 7/10। इस तरह से हम क्या करेंगे, h1 और रेशियो निकाला क्या है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, मतलब h1 और h2 का अनुपात निकालना है, जो कि कितना हो जाएगा, यहाँ 5 ऊपर मल्टीप्लाइड होगा 7 से और 3 10 से मल्टीप्लाइड होगा, 5 से 2 गए, ये कितना आ गया 7/6। तो ये रेशियो आ जाएगा 7:6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, ये कैन कंटेन्स 28 चॉकलेट आउट ऑफ विच सम आलमंड। एक डिब्बे में 28 चॉकलेट रखी हुई है, कुछ मिंट की और अन्य सफेद चॉकलेट है। यदि यादृच्छिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी अब डिब्बे में से 28 चॉकलेट में से हमने एक चॉकलेट क्या है सिलेक्ट की, तो उसकी मिंट चॉकलेट निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है। अब हमको मिंट की संख्या नहीं निकालनी है, तो पहले क्या है निकालनी है देन द नंबर ऑफ वाइट चॉकलेट। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी मिंट की दी हुई है
तो मिंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो दी हुई है 1/4। अब टोटल चॉकलेट, इसके चांसेस कितने हैं अपने ज्यादा से पूरी टोटल चांसेस तो कितनी है, 28 चॉकलेट है, तो एक बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगी आपकी 28 तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे अपने 28। ये हमको पता नहीं है कि पॉसिबल आउटकम कितने हैं, है ना। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए अपन निकाल ले। तो फेवरेबल आउटकम के हिसाब से हम ये निकालेंगे, क्या फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 28/4 बराबर आपका आ जाएगा 7। इसका मतलब है कि 7 चॉकलेट क्या है इसके अंदर मिंट की चॉकलेट हुई, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, तो 28 का 1/4 चांसेस हमारी मिंट की चॉकलेट निकलने की है, मतलब 7 चॉकलेट हमारी मिंट की होंगी। तो बाकी बची हुई तो 28 में से 7 को माइनस करेंगे। यहाँ पर आखिरी लाइन प्रोबेबिलिटी में ढंग से पढ़ना है कि किसका पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है आपका व्हाइट चॉकलेट का, तो पूरे में से माइनस कर देंगे। यदि प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है व्हाइट चॉकलेट की तो 1 में से 1/4 को माइनस कर देंगे तो ये 3/4 आ जाएगा, राइट। यहाँ 3/4 से भी सॉल्व करते तो डायरेक्टली हमारा 21 आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, A hollow cylinder and hollow cone have the same internal base and same internal height. If a cone can hold 2 liter, यहाँ एक कॉन होता है, इसे शंकु बोलते हैं, और इसी की तरह ये क्या है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर और एक इसके अंदर कौन है, इनका जो बेस जो है, इसको बेस है, इस बराबर होता है। मतलब यदि इसका एरिया भी πr² है तो इसका भी क्या है πr²। इनकी हाइट भी बराबर है, इसकी हाइट भी बराबर है, इसकी हाइट है। यदि कौन इसके अंदर 2 लीटर दूध आ जाता है, इसका वॉल्यूम जो होता है कौन का वो 1/3 πr² होता है, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो πr²। मतलब यदि सेम रेडियस हो और सेम हाइट हो तो सिलेंडर का वॉल्यूम कौन के वॉल्यूम का 3 गुना होता है। तो यहाँ कौन में कितना आ जाता है 2 लीटर, तब हमारा सिलेंडर में आ जाएगा 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10a - 18 इज इक्वल टू cot 3a, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। 10a - 18 इज इक्वल टू cot 3a। ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले अपने को तैयार करना है, तो हमको मालूम है कि यदि हम क्या करें, ये जो tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। इसका मतलब हुआ कि ये हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10a - 18 जो है यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, tan 90 - 3a। दोनों तरफ 10 आ गया तो इनको बराबर कर देंगे। a - 18 इज इक्वल टू 90 - 3a, तो 4a इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 90 + 18 इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो ये बराबर 108 डिवाइडेड बाई 4, मतलब कितना हो गया अपना 27 एंगल ए आ गया। तो हमको ये पता होना चाहिए कि sin 90 - थीटा इज इक्वल टू आपका cos थीटा। इस तरह से tan 90 - थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, तो इस तरह का सवाल उसके रेसिप्रोकल वाला लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B आर द 2 पॉइंट हैविंग, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया है। तो ये इसका
कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एक्स एक्स एक्स, इसको बोलते हैं वाई वाई। एक पॉइंट है ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट है 1, तो पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ लेते हैं तो 1 पहले एक्स एक्सिस पे चलेंगे और फिर ये वाई पर जाएंगे 4। तो इस तरह से हमने 1 4 बना लिया। दूसरा जो पॉइंट है बी, वो है 1 -4, मतलब एक्स एक्सिस पे 1 जाएंगे और वाई एक्सिस पे नीचे जाएंगे तो सेम उतना ही आ जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा आपका 1 -4। अब इनके बीच में इनको ज्वाइन कर दिया तो P एक पॉइंट है, और यहाँ पर जो P है ये है A और ये है B। इसके बारे में बताया गया है कि AP जो है वो 3/8 AB के बराबर। यहाँ पर हम AB की लंबाई निकालेंगे तो ये AB ऊपर भी क्या है, वाई एक्सिस पे 4 यूनिट है और नीचे भी 4 यूनिट है, तो ये कुल मिला के कितनी हो गई, 8 यूनिट। तो यहाँ AB की वैल्यू रख देंगे 8 यूनिट, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये जो पॉइंट है ए से लेके पी तक ये 3 यूनिट नीचे आना है, मतलब ये कोऑर्डिनेट 4 में से 3 गए तो 1 आ जाएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका 1 होगा और एक्स तो ऑलरेडी ही हमको पता है कि ये सभी इस लाइन पर है और जो कि कितनी 1 यूनिट पर है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट बराबर 1, वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1, यहाँ पर होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the perimeter of a sector of a circle of radius 6 centimeter is 20 centimeter। यहाँ पहले जैसा ही क्वेश्चन है कि पेरीमीटर दिया है और पेरीमीटर ऑफ त्रिज्यखंड किसके बराबर होता है, L + 2R। यहाँ पर दिया है, रेडियस भी दी हुई है, तो 26 सेंटीमीटर बराबर L + 2 × 6, तो L बराबर हो जाएगा 26 - 12, मतलब 14 सेंटीमीटर आ गया, राइट। अब हमको एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ त्रिज्यखंड जो होता है सेक्टर का एरिया, वो होता है LR डिवाइडेड बाई 2। LR डिवाइडेड बाई 2, L की वैल्यू 14 और ये आ गई है 6 डिवाइडेड बाई 2, 7 × 6 42, तो 42 स्क्वायर सेंटीमीटर इस सेक्टर का एरिया होगा। तीसरा, हाँ, if x upon y minus y upon x is equal to 3, find the value। इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी या एल्जेब्रा के सूत्र हमको मालूम होना चाहिए, उन सूत्रों को रखेंगे तब हमारा ये सॉल्व होगा। यहाँ पर x upon y और y माइनस b निकालना किसके है, क्यूब वाले, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा क्यूब का। कौन सा वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि a - b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब - b क्यूब -3ab a - b। यहाँ पर a बराबर हो जाएगा x अपॉन y और b बराबर, इससे हमारा ये वाली वैल्यू आ जाएगी, राइट। यहाँ पर a बराबर रखते हैं अपना x अपॉन y माइनस y अपॉन x होल क्यूब, ये आ गया। निकालना ही है अपने को a क्यू माइनस b क्यू, मतलब x क्यू अपॉन y क्यू माइनस y क्यू अपॉन x क्यू, ये बराबर रख दिया है x अपॉन y। अब -3 a की जगह x अपॉन y, b की जगह y अपॉन x और a माइनस b, ये माइनस b मतलब x अपॉन y माइनस y अपॉन x। इसको इस तरफ कर सकते हैं, तो ये आ गया आपका x अपॉन y माइनस y अपॉन x का होल क्यूब इज इक्वल टू आपका x क्यूब अपॉन y क्यूब माइनस y क्यूब अपॉन x क्यूब, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -3 आपका x अपॉन y माइनस y अपॉन x। ये वैल्यू हमको पता है, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 3,
तो 3 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3, और x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर रखेंगे 3, ये अपना वैल्यू आ जाएगी। कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू? 3 प्लस 3 इंटू 3, मतलब 3 इंटू 3, तो ये हुआ 3 का क्यूब होता है 27, और ये हो गया 9, तो 27 और 9 36। इस तरह से इस पेपर के मैथमेटिक्स का जो पेपर आता है व्यापम में, या इस बार आने की उम्मीद है, इसका लेवल जो है, जितना अपना रीजनिंग का जो है पोर्शन आसान है, उतना ही मैथ का पोर्शन थोड़ा सा टफ होता है। इसमें हमको फार्मूलेज पे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत अच्छा बन जाएगा। धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संभव इंजीनियर्स का ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद।